हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। और लास्ट टाइम तक हमने देखा था रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे उससे रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जो भारी नाभिक थे जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, इनमें विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन हो रहा था। और ये विघटन तब तक होता था जब तक कि नए परमाणुओं का निर्माण ना हो जाए, यानी कि रेडियो एक्टिवता थी ये तब तक जारी रहती है जब तक कि ये एक स्थायी नाभिक का निर्माण नहीं कर लेते। तो फिर दो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड और सोडी। उन्होंने रेडियो एक्टिवता को समझाने के लिए एक नियम दिया जिसे हम रदरफोर्ड सोडी का नियम कहते हैं। तो ये लोग क्या कहता है कि जो रेडियो एक्टिवता है एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑटोमेटिक ही विघटन होता रहता है, लेकिन जो एक निश्चित समय होता है जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और यदि मैं ये मान लूँ कि जो सक्रिय परमाणु हैं, यानी कि जिनका विघटन हो रहा है, उनको मैं कैपिटल एन से व्यक्त कर दूँ, और जो टी समय में मेरी विघटन की दर है उसको मैं मान लूँ dN/dt से। तो जो सक्रिय परमाणु की संख्या है ये विघटन की दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हैं, -dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू n। तो जो माइनस चिन्ह है ये यहाँ ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये सक्रिय परमाणु की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पदार्थ है पूर्णतः क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार रदरफोर्ड एवं सोडी ने ये अपना नियम दिया। अब देखिए यहाँ से ये नियम कह रहा है कि -dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल होता है n के। तो मैं यहाँ से जब समानुपाती का स्थिरांक हटाऊँगा तो यहाँ मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा। देखिए मेरे पास एक नया कांस्टेंट आ गया है लैम्डा, और इस लैम्डा को हम कहते हैं क्षयांक, यानी कि डी के कांस्टेंट। यानी कि क्षयांक क्या होता है कि जो प्रति परमाणु के लिए रेडियो एक्टिव क्षय की दर होती है। तो देखिए इन्होंने इस नियम में क्या बताया है कि जो रेडियो सक्रिय विघटन का नियम, या फिर चरघातांकी क्षय का नियम, या रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, ये बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने ये मान ली कि प्रारंभ में रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0 मान ली, और t समय के पश्चात इनकी संख्या मैंने मान ली है n। तो रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या कहता है कि सक्रिय परमाणुओं की संख्या है वो विघटन दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। अभी हमने रिलेशन देखा था कि dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस का n, यानी कि dN/dt इक्वल टू, जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया मेरे पास एक स्थिरांक आ गया लैम्डा, जिसे मैं कह रहा हूँ क्षयांक, यानी कि प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव जो क्षय हो रहा है उसकी दर है लैम्डा। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें ये पदार्थ का क्षयांक हो गया है। अब मैं यहाँ से जो n वाले पद हैं उनको एक तरफ ले लेता हूँ। तो मैंने ले लिया dN/n, और जो dt था उसको माइनस लैम्डा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यदि दोनों पक्षों का क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ, तो देखिए dN/n है, यानी कि 1/n का समाकलन क्या होगा, log n, यानी log का आधार e n, और dt का समाकलन होगा t, और एक मेरे पास स्थिरांक आ जाएगा +c।
तो ये मेरी आ जाती इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन 1 आई है, log का आधार ई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस सी। अब देखिए, जब प्रारंभ में जब समय t इक्वल टू 0 है तो जो सक्रिय परमाणु की संख्या क्या होगी, n0 होगी। तो मैंने n इक्वल टू मान लिया n0, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा इक्वेशन 1 में n इक्वल टू n0, तो मेरे पास t का मान 0 यानी कि log का आधार ही n0 इक्वल टू आ गया मेरे पास c, यानी कि जो कांस्टेंट था उसका मान आ गया मेरे पास log का आधार ई n0 इक्वल टू c। तो देखो इक्वेशन क्या होगी, log n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log का आधार ई n0। अब देखिए, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि जो log वाले पद हैं उनको एक पक्ष में ले लेता हूँ और फिर मैं log m माइनस n वाला फॉर्मूला इसमें लगा देता हूँ। यानी कि यहाँ से मेरे पास ये आ गया log n माइनस log n0 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। log m माइनस n को मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो log m माइनस n होता है उसको मैं लिख सकता हूँ log m अपॉन में n। तो मेरे पास है log n माइनस n0, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log n अपॉन में n0 इक्वल टू मेरा चल रहा है माइनस लैम्डा टी। अब देखिए, दोनों साइड का यदि मेरे को log ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँ, इसका एंटी log ले लूँ। तो एंटी log लूँगा तो इस साइड का ये log तो हट जाएगा और ये जो माइनस लैम्डा टी है ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि n अपॉन में n0 इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से ये इक्वेशन नहीं बन जाती हमारे पास कि n इक्वल टू n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये न्यू इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट देखिए, जो इक्वेशन 2 है वो रेडियो 6 समीकरण कहलाता है और इसके लिए मैं ग्राफ खींच सकता हूँ, यानी कि जो समय के साथ सक्रिय परमाणु की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो सक्रिय परमाणु की संख्या क्या हो रही है, जैसे मेरी इक्वेशन है n इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये मेरी इक्वेशन आई n इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि जो सक्रिय परमाणु की संख्या है वो चरघातांकी रूप से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये ग्राफ से स्पष्ट है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो सक्रिय परमाणु की संख्या चरघातांकी रूप से कम हो रही है। ये चरघातांकी का ग्राफ मैंने दर्शाया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रेडियो 6 सूत्र है वो क्या बताता है, तो आप ये बता सकते हैं चरघातांकी रूप से सक्रिय परमाणु की संख्या घटती है और ये ग्राफ बना सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, जो हमारे पास एक कांस्टेंट आया है इसमें लैम्डा की क्षयांक, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जो क्षयांक क्या होता है। तो देखिए, क्षयांक यानी कि डी के कांस्टेंट, ये क्या होता है कि प्रति परमाणु जो रेडियो एक्टिव क्षय की दर होती है, कि जो प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव क्षय की दर होती है उसे हम बोलते हैं क्षयांक। यानी कि प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव क्षय की दर क्या कहलाती है, क्षयांक। या फिर मैं कह सकता हूँ कि वह समय जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या घटकर 1/e रह जाती है,
उसका व्युत्पन्न मेरे पास क्या कहलाता है, क्षयांक लैम्डा कहलाता है। तो इस लैम्डा को मैं बोल सकता हूँ कि समय का क्या है, ये व्युत्क्रम, यानी कि t इक्वल टू है 1/में लैम्डा। तो जो रेडियो समीकरण आई थी मेरे पास कि n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, यानी कि इसमें मैं t की जगह क्या लिख सकता हूँ, t की जगह मैं रखूँगा 1/लैम्डा, तो ये मेरे पास आएगा n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस का 1, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि n इक्वल टू n0 बाई ई, यानी कि जो सक्रिय परमाणुओं की संख्या है वो यहाँ से देखिए क्या हो रही है, जो अपनी प्रारंभिक संख्या क्या मानी थी मैंने n0, ये प्रारंभिक संख्या थी n0, उसकी क्या रह रही है 1/e रह रही, यानी कि क्षयांक वह समय होता है जिसमें सक्रिय परमाणु की संख्या घटकर इनकी प्रारंभिक संख्या का क्या रह जाती है 1/e रह जाती है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हम देखते हैं सक्रियता के बारे में। तो ये मेरा क्षयांक हो गया। इससे पहले चलो हम हाफ लाइफ देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो क्षयांक की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होती है कि कोई भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें जो सक्रिय परमाणु की संख्या है वो घटकर कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। यानी कि अगर ये मैं मान लूँ कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसमें सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी है 100 है, और वो घट के 50 रह जाए, तो जिस समय में ये 50 हो रही है वो समय क्या कहलाता है, इसकी हाफ लाइफ कहलाती है, यानी कि अर्ध आयु कहलाती है या फिर अर्ध आयु काल कहलाता है। तो देखिए अर्धायु काल की गणना करते हैं हम, और इक्वेशन में वही यूज़ करूँगा। रेडियो 6 समीकरण क्या आया था मेरे पास, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखिए इसमें मैं जो सक्रिय परमाणु की संख्या अर्धायु काल में कितनी रह रही है, हाफ रह रही है, और t इक्वल टू मान लिया मैंने कैपिटल T। तो वही इक्वेशन मेरी रेडियो 6 वाली, तो उसमें मैंने रख लिया n इक्वल टू n0/2 और t के जगह लिख लिया मैंने कैपिटल T। तो देखिए n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा e की पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू 2। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो मैं इसका लॉग ले लूँ, तो इसका लॉग लूँगा तो ये तो आ जाएगा मेरा लॉग का आधार e2, और ये आ जाएगा मेरे पास लैम्डा इंटू टी। अब नेक्स्ट देखिए, अब लॉग है तो यदि मैं यहाँ से t का मान निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा log 2, और इसका आधार है e/t। तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से t का मान मेरे पास आया, देखो log 2 का मान यहाँ से, ये log 2 का मान तो होता है 30/10, लेकिन यहाँ है log का आधार e, तो यहाँ इसका मान है 0.693 अपॉन में लैम्डा। यानी कि यदि हमें कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें हाफ लाइफ दे रखी हो और उसका क्षयांक दे रखा हो, तो हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिए जो हाफ लाइफ होती है वो भी अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं पोलेनियम की बात करूं, कि जो पोलेनियम होता है, पोलेनियम के लिए ये कितनी होती है,
10⁻⁻15 सेकंड होती है। यानी कि जो मेरा पोलेनियम होता है उसके लिए ये बहुत कम होती है। पोलेनियम के लिए होती है 10⁻⁻15 सेकंड। ऐसे ही जो यूरेनियम होता है उसके लिए अर्धायुकाल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 4.5 और × 10⁻⁹ होता है लगभग। यानी कि जो यूरेनियम है उसके लिए होता है 4.5 × 10⁻⁹। यहाँ लिख लेते हैं 4.5 × 10⁻⁹ वर्ष, इतना अधिक होता है। यानी कि जो यूरेनियम है उसको विघटन में आधी जो उसकी मात्रा विघटन में कितना समय लगता है 4.5 × 10⁻⁹, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब यदि मेरे को हाफ लाइफ तो मैंने निकाल ली, अब इसकी मैं एवरेज आयु निकालना चाहूँ, यानी कि मीन लाइफ क्या होगी। तो मीन लाइफ क्या होती है कि हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें सक्रिय परमाणु की संख्या क्या हो रही है, चरघातांकी रूप से कम हो रही है। लेकिन जो पूरा रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको विघटित होने में तो मेरे को बहुत समय लगेगा। लेकिन जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो सक्रिय परमाणु की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए हम इनकी क्या कर लेते हैं, माध्य आयु ज्ञात कर लेते हैं। यानी कोई भी जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसकी एवरेज लाइफ क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूले से मैंने व्यक्त किया है यहाँ कि जो सक्रिय परमाणुओं की आयु का योग और जो सक्रिय परमाणुओं की संख्या है उससे हम निकाल सकते हैं एवरेज लाइफ। तो मैंने मान लिया प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या होगी, जब t = 0 समय है तो n0 होगी। dt समय में मेरे dn परमाणु क्या हो गए, विघटित हो गए। अब चूँकि dt समय तो क्या होगा, अल्प होगा, तो dt समय को मैं t के बराबर मान लेता हूँ। तो क्या होगा, dn परमाणुओं की आयु का योग में होगा t × dn। अब चूँकि देखिए रेडियो एक्टिव परमाणु की आयु क्या हो सकती है, 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। अतः हम क्या कर लेते हैं, सभी परमाणुओं की कुल आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास आया dn परमाणु की आयु का योग कितना है, t × dn, और मेरे पास जो परमाणु की आयु कितनी है, 0 से लेकर अनंत तक। यानी मैं इसका समाकलन कर दूंगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक t × dn का। तो मैं यहाँ समाकलन कर रहा हूँ इसका t × dn। और देखिए ये क्या किसके बराबर होता है, dn किसके बराबर होता है, अभी मैंने निकाला -λn × dt। कि रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम यही तो था, dn/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n था। तो यहाँ से मेरे पास आया था -λn × dt। तो नेक्स्ट देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, -λ को मैं बाहर ले लेता हूँ और nt × dt कर लेता हूँ। अब देखिए n का मान भी मैं यहाँ से रख सकता हूँ कि रेडियो 6 समीकरण से n किसके बराबर होता है, n बराबर होता है n0 e⁻⁻λ, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने रख ली, तो ये आ गया -λ n0 e × t × dt। अब देखिए जो n0 है इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया अंदर 0 से इन्फिनिटी t × e⁻⁻λ × t। तो देखिए औसत लाइफ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, ये सक्रिय परमाणु की संख्या और जो इनकी कुल आयु है उन दोनों का
अनुपात। तो यहाँ से ये हो गया माइनस एन ज़ीरो लैम्डा और 0 से इन्फिनिटी टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी अपन में एन ज़ीरो इंटू टी। अब देखिए ये मेरे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड इस तरह का ये समाकलन फॉर्म बन रहा है। आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं आइलेट फंक्शन की तरह। तो देखिए इसको फर्स्ट सेकेंड मान के हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए टी को मैं बाहर रख रहा हूँ और जो सेकंड मेरा है ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इसका मैं समाकलन कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास इसका समाकलन होगा प्लस, अब मैं फर्स्ट का सेकंड से गुना करूँगा और फिर इसका क्या लूँगा, समाकलन। तो यहाँ से मेरे पास आया लैम्डा इंटू टी और माइनस बाहर चल ही रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या आया मेरे पास, ये आ गया टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में लैम्डा और यहाँ आ गया मेरे पास जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा टी हुई अपॉन में माइनस लैम्डा इंटू डी टी। ये हिस्सा हो जाता है ज़ीरो और ये आया वन अपॉन लैम्डा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू डी टी। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो पद मेरे पास चल ही रहा था, लैम्डा मेरा बाहर है और लैम्डा ब्रैकेट में टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में माइनस लैम्डा जीरो से इन्फिनिटी, इसका लिमिट लगा देंगे और माइनस जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी अपॉन में माइनस लैम्डा इंटू डी टी। ये हिस्सा हो गया ज़ीरो। यहाँ से वन अपॉन लैम्डा कॉमन लिया तो ये आया मेरे पास जीरो माइनस जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। तो ये हिस्सा हो गया ज़ीरो। तो मेरे पास टी ए इक्वल टू आ गया जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। अब देखिए इसमें लिमिट लगाऊंगा मैं ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टी ए इक्वल टू वन अपॉन में लैम्डा। यानी कि जो एवरेज लाइफ है वो 6 अंक क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए एक इम्पोर्टेंट रिलेशन ये बन जाता है कि जो हाफ लाइफ है और एवरेज लाइफ है उसमें क्या संबंध होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ होती है वो 6 अंक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि टी इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में लैम्डा। या फिर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टी इक्वल टू होता है 0.693 इंटू टी ए, यानी कि टी ए मेरी क्या है, एवरेज लाइफ है, माध्य आयु या औसत आयु है। कि जो ये औसत आयु है वो हमेशा क्या होती है, अर्ध आयु से अधिक होती है। और कितनी अधिक होती है ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं कि 44% अधिक होती है। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है 6 अंक वाली इक्वेशन है उसमें हम यदि वैल्यू रख लेते हैं तो हम इनमें संबंध व्यक्त कर देते हैं कि जो माध्य आयु है और जो प्रारंभिक, उसमें माध्य आयु में क्या होता है कि सक्रिय परमाणु हैं वो लगभग 63.2% क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अर्ध माध्य आयु होती है उसमें कोई पदार्थ कितने % शेष बचता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि जो हाफ लाइफ होती है
उसमें और लैम्डा में क्या है संबंध होता है कि टी इक्वल टू होता है 1 में लैम्डा, और ये रिलेशन किसके बराबर होता है मेरा एवरेज लाइफ के। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन में रखूँगा टी इक्वल टू 1 में लैम्डा, तो मेरे पास आया n इक्वल टू n0 ई की पावर -1, और यहाँ से जो ई का मान आता है मेरे पास 2.7813, तो n इक्वल टू n0 में ई, तो ये मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.37n0, यानी कि इस समय में ये 37% क्या रहता है शेष रहता है, और 63 लगभग मतलब 63% क्या हो जाता है विघटित हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सक्रियता क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, कि जो प्रति एकांक समय है उसमें जो विघटित होने वाले जो पदार्थों की संख्या वो क्या कहलाती है, मेरी सक्रियता कहलाती है, और इसे हम व्यक्त कर देते हैं कैपिटल आर से। यानी कि यदि मैं ये मान लूँ कि किसी समय में विघटन की जो दर है वो क्या कहलाएगी, सक्रियता कहलाएगी। अब देखिए रदरफोर्ड सोडी के नियम से मेरे पास आया था रिलेशन की dn/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू n, या फिर मैं बोल सकता हूँ -dn/dt इक्वल टू क्या होता है लैम्डा n। अब मैं जो विघटन की दर है उसको ही सक्रियता बोल रहा हूँ, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ r इक्वल टू -dn/dt इक्वल टू लैम्डा n। तो यहाँ से n की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो n इक्वल टू होता है n0 e की पावर -λt। और देखिए लैम्डा n0 है, इसको मैं एक कॉन्स्टेंट r0 के बराबर मान लेता हूँ, तो यह मैंने यहाँ से इसको लिख दिया r इक्वल टू r0 e की पावर -λt, यानी कि जो r0 है ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अधिकतम सक्रियता है। अब देखिए जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, अर्धआयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, अर्धआयु के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि r इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। तो देखिए सक्रियता के लिए हमारे पास एक रिलेशन आता है, और क्या रिलेशन आता है देखिए कि r बराबर होता है 0.693/t इंटू 6.03 इंटू 10 की पावर 23 इंटू m/कैपिटल M, जहाँ स्मॉल m तो क्या है, ये जो स्मॉल m होता है ये तो मेरा होता है पदार्थ की मात्रा, ये मेरी पदार्थ की मात्रा है, और जो कैपिटल M है यानी कि स्मॉल m पदार्थ की मात्रा, और जो कैपिटल M है ये क्या है, पदार्थ का अणुभार है। अब देखिए जो सक्रियता है उसमें और समय t में मैं ग्राफ खींचता हूँ, तो देखिए क्या रिलेशन आता है मेरे पास। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट सक्रियता क्या होती है। तो देखिए जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है r इक्वल टू 0.693/t इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू m/कैपिटल M, यानी किसी पदार्थ का जो 1 ग्राम है उसकी सक्रियता को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट सक्रियता कहते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है, तो हम देख सकते हैं कि जो सक्रियता है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो हाफ लाइफ होती है उसमें सक्रियता कितनी रह जाएगी, कि हाफ लाइफ में मेरी सक्रियता है इस ग्राफ से देखिए यहाँ हाफ लाइफ मेरी यानी कि कैपिटल टी, ये मेरा कैपिटल टी है, तो यहाँ सक्रियता कितनी रह रही है, r0/2,
यानी कि सक्रियता घटकर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो ये भी छोटा क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं हम सक्रियता के मात्रक क्या होता है। कि जो सक्रियता है उसका एक तो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक तो होता है बेकरल या फिर बेकेरल, और जो एक बेकेरल में 1 विघटन पर सेकंड होते हैं। इसके अलावा जो मिली क्यूरी, इसका एक और मात्रक होता है जिसमें 10⁻³ क्यूरी होते हैं। ये आपसे मात्रक पूछ लिए जाते हैं कई बार छोटे क्वेश्चन में कि एक क्यूरी में कितने विघटन पर सेकंड होते हैं। तो इसमें 3.7 × 10 विघटन पर सेकंड होते हैं। तो देखिए विघटन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, बेकेरल। तो एक क्यूरी में कितने बेकेरल होंगे, 3.7 × 10। अब इसको मैं मिली क्यूरी में चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 10⁻³ से मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.7 × 10⁻7। अब देखिए जैसे एक रदरफोर्ड में कितने विघटन पर सेकंड होते हैं, तो एक रदरफोर्ड में 10⁶ विघटन पर सेकंड होते हैं। ऐसे ही मैं चाहूँ तो देखो विघटन पर सेकंड को मैं क्या बोल रहा हूँ, बेकेरल, यानी कि एक बेकेरल में 10⁶ बेकेरल होते हैं। और एक मिली क्यूरी में 37 रदरफोर्ड होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक हैं इसके जिनका कन्वर्ट पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड हाफ लाइफ और अर्धायु से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कि आपसे या तो हाफ लाइफ दे दी जाती है और आपसे उसका माध्यायु पूछ ली जाए, या फिर विघटित मात्रा पूछ ली जाती है। तो देखिए यहाँ हमने को हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ यानी कि कैपिटल T दे रखा है, और T/2 समय पश्चात कितना भाग शेष बचेगा। तो देखिए जो प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी होती है, n0 होती है। n इक्वल टू क्या इक्वेशन होती है, n0 e⁻ λ × T। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया था कि देखिए यहाँ टाइम कितना है, t इक्वल टू क्या है, T/2। तो देखिए यहाँ से t इक्वल टू मैं T/2 करूँगा, यानी कि मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है n/n0 इक्वल टू 1/2n। ये किसके बराबर होता है, 1/2 अपॉन में T/T के। ये रिलेशन होता है यहाँ से कि n/n0 इक्वल टू 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 T अपॉन में T। तो देखिए यहाँ से कि जो T का मान तो मेरे पास कितना आया, T का मान आया मेरे पास T/2। तो यहाँ मैं T की जगह T/2 रखूँगा। तो देखिए क्या होगा, T से T तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बच जाएगा 1/2। यानी कि मैं कर सकता हूँ यहाँ से कि n अपॉन में n/n0 इक्वल टू हाफ, ये चल रहा है, और इसकी पावर में कितने आ गया, 1/2। या फिर 1/2 का रूट है तो 1 का रूट तो क्या होगा, 1 होगा, और जो 2 है उसका रूट क्या होगा, √2। तो ये मेरे पास आ जाता है n/n0 इक्वल टू 1/2। यानी कितना भाग शेष बचेगा, n इक्वल टू बोल सकता हूँ मैं n0/√2। देखिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक, यानी कि लैम्डा का मान मेरे को दे रखा है
लैम्बडा इक्वल टू 0.693 है। लैम्बडा का मान दे रखा है मेरे को 0.693। अगर लैम्बडा का मान 0.693 दे रखा है तो लैम्बडा और जो मेरी हाफ लाइफ होती है उसमें क्या रिलेशन होता है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जो लैम्बडा होता है मेरा वो होता है 0.693 अपॉन में होता है कैपिटल टी, यानी कि हाफ लाइफ के। और लैम्बडा का मान मेरे को दिया कितना है, 0.693 तो दिया है यहाँ, ये देखिए 0.693 दिया है। यानी कि लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा 0.693। तो यहाँ से मैं टी निकालूंगा तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन में लैम्बडा, लैम्बडा का मान 0.693 यानी कि 0.6 कि 0.693 ये ऊपर है और अपॉन में भी क्या है 0.693, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। जो हाफ लाइफ कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखिए जो एवरेज लाइफ है और जो मेरा 6 अंक है उसमें क्या रिलेशन होता है। देखिए कि जो हाफ लाइफ होती है उसको मैंने व्यक्त किया है टी ए से, यानी कि जो टी ए था मेरा वो किसके बराबर आता है, टी ए होता है मेरा 1 अपॉन लैम्बडा के। अब देखिए लैम्बडा का मान सीधा से यहाँ कितना है 0.693। देखिए 1 अपॉन 0.693 इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 1.44 मिनट। तो ये मेरी होगी इसकी एवरेज लाइफ। तो इस तरह से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कि एक जो हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी मात्रा 10 वर्ष में घटकर 25% रह जाती है, तो उसकी हाफ लाइफ और हमें 6 अंक की गणना करनी है। यानी कि प्रारंभ में उसकी मात्रा कितनी मान लूँ मैं 100 मान लूँ, और 10 वर्ष में उसकी घटकर मात्रा कितनी रह रही है 25%। तो देखिए जैसे हमारे पास रिलेशन आया था, हमने सक्रिय परमाणु की संख्या के लिए जिस तरह से रिलेशन निकाला था उसी तरह से हम सक्रियता के लिए भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कि ये देखो ये हमने रिलेशन निकाला था इसके लिए सक्रिय परमाणु की संख्या के लिए कि ये होता था 1/2 की पावर n के बराबर होता था। तो यहाँ से r इक्वल टू R0 इक्वल टू 1/2 की पावर में n ये रिलेशन भी बना सकता हूँ। अब देखिए जो सक्रियता है प्रारंभ में कितनी होगी, मान लो मैं प्रारंभ में मान लेता हूँ कि ये थी R0 और किसी समय पर यानी कि 10 वर्ष पे ये कितनी रह जाती है 25%, यानी कि R0 का कितना रहेगी 1/4 रहेगी। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। कि पहले थी R0 और फिर 25% विघटित हो गई, यानी कि मेरा 100 अपॉन में 25 यानी कि R0 का क्या रहेगी ये 1/4 रहेगी, यानी कि R0/4 इक्वल टू R0 इंटू 1/2 की पावर n।
मेरे पास रिलेशन था कि r अपॉन में r0 इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो r कितनी रहेगी मेरे पास, r0/4। तो देखो r0 से r0 गया, तो ये मेरे पास कितना बच गया यहाँ से मेरे पास बचेगा 1/2 इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो देखिए यहाँ से तो आया मेरे पास 1/2 की पावर 2, और यहाँ n यानी कि n की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 2। अब इससे क्या मैं हाफ लाइफ निकाल सकता हूँ, क्योंकि हाफ लाइफ में क्या रिलेशन आता है कि n अपॉन में n0 इज n अपॉन में n0 इक्वल टू 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 की पावर t, यानी कि ये क्या है, t है, ये मेरा है t, यानी कि जो n का मान होगा वो t के बराबर होता है। तो n कितना है मेरा यहाँ से 2, तो मेरी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 2t। हाफ लाइफ n के बराबर होगी, यानी कि यदि मेरा अर्धायुकाल t है तो 10 वर्ष में घटकर ये 25% रह रही है, यानी कि 2t बराबर मेरे पास आएगा 10 वर्ष। तो t बराबर क्या आएगा मेरे पास, ये 5 वर्ष आ जाएगा, यानी कि t इक्वल टू मेरे पास आएगा ये इक्वल टू 5 वर्ष आ गया। तो अब आसानी से हम छायांक निकाल सकते हैं। छायांक क्या होता है, 0.693 अपॉन में t, यानी कि 0.693 अपॉन में 5। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.1386 वर्ष, यानी कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसका छायांक कितना आ गया, 0.1386 प्रति वर्ष, इतना वो पदार्थ क्या होता है, विघटन हो रहा है। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।